हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के भी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को आज पढ़ाने वाले हैं मानवाधिकार की अवधारणा, वर्गीकरण और प्रकार और उल्लंघन और दुरुपयोग। इसमें आप लोग को दो पार्ट में दिया हुआ है, सिलेबस में देख सकते हैं। पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए जिसके भी सिलेबस में है, पहला में है वर्गीकरण और प्रकार, दूसरा में उल्लंघन और दुरुपयोग। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। आप किस किस यूनिवर्सिटी से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बता दें कि हम इस यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, और हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ताकि आपके भी दोस्त पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, आज आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि हर मानव के लिए मानव अधिकार बहुत ही आवश्यक है। इसी को लेकर आज आप लोग के सामने काफ़ी सरल शब्दों में मानव अधिकार की अवधारणा आप लोग को बताएंगे, इसका अर्थ बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। ठीक है, क्या मानव अधिकार की अवधारणा काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में सिर्फ वीडियो देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद आप काफ़ी आसानी से लिख पाइएगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, हमारे बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, आप लोग को माइंड में बैठ जाएगा। फिर आप लोग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके आपका सारा पीजी का सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। आपको के भी स्टडी ग्रुप पे ही सारा रॉ मटेरियल मिल जाएगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को आज पढ़ाते हैं मानव अधिकार की अवधारणा, वर्गीकरण और प्रकार और उल्लंघन और दुरुपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना यहाँ पे लिखेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद हम लिख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट, लिखना होगा कि प्रकृति ने कुछ अधिकार मनुष्यों को जन्म से ही प्रदान किया है। बात करें प्रकृति ने कुछ अधिकार मनुष्यों को जन्म से ही प्रदान किया है। कहने का तात्पर्य है, जब मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये इनकी माँ है। ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये छोटा सा बच्चा है। जब ये अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा, तो इनको जन्म से ही वे अधिकार मिल जाते हैं, वे अधिकार प्रदान हो जाते हैं जो इनकी ज़रूरत होती है, इनके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वे अधिकार मिल जाते हैं। उसी को तो मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार किसी का मांगने का चीज नहीं है, ये आपको जन्म के साथ ही मिल जाता है। किसी को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अधिकार आपको किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको खुद के खुद मिल जाता है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। जैसे आप इस धरती पे कदम रखते हैं, वैसे वे अधिकार मिल जाते हैं। उसी को तो मानव अधिकार कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति इंसान होने के नाते इस अधिकारों का हकदार है। और पृथ्वी पर होने के नाते, जो पृथ्वी पर बात होता है, उसके होने के नाते वे हर व्यक्ति इसके हकदार है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, हर व्यक्ति इसके हकदार है। वे हर व्यक्ति या हर इंसान के अंदर वे अधिकार चाहिए, उस अधिकार के लिए हकदार है। और बात करें, ये अधिकार प्रत्येक इंसान को अपने लिंग, संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, स्थान, जाति आदि के बंधनों से आजाद कराते हैं। ठीक है, और ये जो मानव अधिकार मिलता है, वो संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, स्थान, जाति आदि के बंधनों से आजाद कराता है। मान लीजिए कि आप आदमी, ठीक है, और आपको मानव अधिकार नहीं मिलेगा, तो आप किसी न किसी संस्कृति से बंधे रहेंगे, किसी न किसी धर्म से बंधे रहेंगे, किसी न किसी राष्ट्र से बंधे रहेंगे, किसी न किसी स्थान से बंधे रहेंगे, किसी न किसी जाति से बंधे रहेंगे, और आपको आज़ादी नहीं मिलेगा। इसलिए मानव अधिकार इस सब बंधनों से आज़ाद करते हैं, और प्रत्येक राष्ट्र की ओर से नागरिक को कुछ सुख शांति व्यवस्था के लिए बहुत से अधिकार दिए जाते हैं। और प्रत्येक राष्ट्र के ओर से नागरिकों को सुख शांति व्यवस्था के लिए बहुत से अधिकार दिए जाते हैं, जिन्हें हम मानव अधिकार के रूप में जानते हैं। और जिन्हें हम मानव अधिकार के रूप में जानते हैं, आपको सबसे पहले आपको समझाते हैं कि मान लीजिए एक पेड़ है। ठीक है, ये आपका ये पेड़ है, ये पेड़ है आपका,
मान लीजिए कि ये पेड़ है, अगर इस पेड़ को हम अधिकार नहीं दें, समय से पानी नहीं दें, समय से इसको देख-रेख नहीं करें, समय से इस पे हम दवाई का छिड़काव नहीं करें, क्या ये पेड़ तैयार हो पाएगा फिर स्टूडेंट? क्या ये पेड़ तैयार हो पाएगा? बिल्कुल नहीं तो तैयार हो पाएगा। उसी तरह मानव अधिकार के जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात है कि जो मानव होता है, उनको जन्म से ही सारे अधिकार मिल जाते हैं, तभी वे मानसिक रूप से आप वो विकास कर पाता है, और विकास करने के बाद उनका हर एक इंसान वे मजबूत इंसान बन पाता है, इसका अधिकार के लिए मालूम होता है, तब वे लड़ सकता है। प्रिय स्टूडेंट, इस बात को यहाँ दर्शाया गया है। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है, और प्रकृति के द्वारा मनुष्य है उनको विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप में प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाएं की आवश्यकता होती है। मान लीजिए प्रकृति के द्वारा आपको शक्तियां मिल गई हैं, मान लीजिए आपको जन्म से वे शक्तियां मिल गए, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए आपको किसी न किसी तो बाहरी शक्तियों की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। बोला गया है कि आपको आवश्यकता पड़ती है कि राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य होता है वो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, ठीक है। और जो राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य होता है, महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, वे होता है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। मान लीजिए कि हम आपको आज़ादी दे दिए, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसको हम पूर्ण रूप से आज़ादी दे दिए, और इसको आज़ादी देने के बाद इसको दे दिए, लेकिन ये सिर्फ घर के अंदर ही रह रहा है, इस व्यक्ति घर के अंदर ही रह रहा है, तो इसका क्या व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो पाएगा? या अगर ये किसी से नहीं मिलेगा तो क्या इनका पूर्ण विकास हो पाएगा? क्या ये बात करने की शैली समझ पाएगा? क्या कैसे जीवन यापन किया जाता है ये समझ पाएगा? ठीक है। आप मान लीजिए कि आप व्यक्ति हो, ठीक है। आपके उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आप हो, अगर आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, आपको घर के अंदर ही रखा जाए, ठीक है, आप घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, तो क्या बाहर के वातावरण से आप परिचित होंगे? क्या आप कैसे बातचीत, कैसे विचार विमर्श, बड़ों से बात किया जाता है, आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना भी जरूरी है। इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती है, और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। और राज्य के द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सुविधाओं के अधिकार, जो इन सुविधाओं का नाम ही अधिकार है, ठीक है। क्या तो इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति की ये सुविधाएं प्रदान की जाती है, और इस प्रकार ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब बाहरी वातावरण से आप परिचित होंगे, और परिचित होंगे तो राज्य के द्वारा व्यक्तियों की प्रदान की जाने वाली बाहरी सुविधाएं का नाम ही अधिकार है, ठीक है। उसी को तो अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार वे अधिकार है जो हमारे प्रकृति या स्वभाव में निहित है। मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमारे प्रकृति या स्वभाव में निहित होते हैं। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन यापन व्यतीत नहीं कर सकते, और इनके अभाव के बिना हम अपना जीवन यापन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं होती हैं, वो हमको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती है। क्या तो मानव अधिकार होता है, एक मानव के लिए मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं हमको पूर्ण रूप से विकास होने के लिए अवसर प्रदान करती है। क्या पूर्ण रूप से विकास होने के लिए अवसर प्रदान करती है। साथ ही इनके द्वारा मानवीय गुण, प्रतिभाएं तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। इनके द्वारा मानवीय गुण, प्रतिभाएं और चेतना का सदुपयोग किया जाता है। यह अधिकार मानवता पर आधारित है, और यह अधिकार मानवता पर आधारित है। मानव अधिकार की
हम बात करें तो मानव अधिकार है वो इनकी स्थितियां स्वाभाविक होती है। ये मानव अधिकार जिनके पास रहेगा वो काफ़ी सज्जित व्यक्ति होते हैं, उनकी स्थिति स्वाभाविक होती है। इस तरह ये मानव अधिकार है, ठीक है। अब इतना मानव अधिकार का ये सिर्फ हम आपको क्या बताए, प्रस्तावना। अब मानव अधिकार का अर्थ काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को इतना सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें ना प्रिय स्टूडेंट, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और ये वीडियो आप लोग का 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। किसमें इसमें 2 चीज़ पूछ रहा है, इसके कारण से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम चाहते हैं कि जितने सरल शब्दों में उसके उतने सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास करें, ठीक है। और एक मानव होने के नाते एक क्या क्या जरूर उनके जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी आप लोग को बताएंगे। अब मानव अधिकार का आप लोग को अर्थ के बारे में बताते हैं, ठीक है। मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है? मानवाधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। आप लोग को शुरू में ही क्या बताया, मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जब बच्चा अपने माँ के कोख से पैदा होता है, उसी समय उसको जैसे उस धरती पे कदम रखता है वैसे ही वे अधिकार उसे मिल जाते हैं, उसी को तो मानव अधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति के लिए क्या है मानव अधिकार? स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा, अधिकार ही मानव अधिकार है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति है तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो स्वतंत्रता जरूरी है प्रिय स्टूडेंट, समानता जरूरी है प्रिय स्टूडेंट, प्रतिष्ठा जरूरी है, ठीक है। ये इसके लिए अधिकार मानव अधिकार है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जैसे अन्य अधिकार भी शामिल है। और इसके अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जैसे अन्य अधिकार भी शामिल है। मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के अन्य न्यूनतम अधिकारों से है। और मानव अधिकार का तात्पर्य होता है वो न्यूनतम अधिकार यानी कम से कम अधिकारों से है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानव अधिकार एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ संबंध है। मानव अधिकार और मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है प्रिय स्टूडेंट। अर्थात वे अधिकार जो मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों का संबंध मानव की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए स्थितियां उत्पन्न करने से होता है। देखिए क्या बोला गया है, तो वे अधिकार जो मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। बिल्कुल सही है। मानव अधिकार का संबंध मानव की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और जीवन जीने के लिए स्थितियां उत्पन्न करने से होता है। मानव अधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं। और मानव ये अधिकार है जो समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति समानता के साथ निर्भीक रूप से मानव की गरिमा के साथ जीवन कायम कर पाते हैं, ठीक है। आपका जीवन कायम कर पाते हैं। इस तरह ये मानव अधिकार का सिर्फ ये अर्थ हुआ प्रिय स्टूडेंट। आप लोग को अर्थ एक और काफी सरल भाषा में इसका अर्थ आप लोग को बताते हैं। एक और सरल परिभाषा है प्रिय स्टूडेंट, मानव अधिकार का एक और सरल भाषा है किसका? तो मानव अधिकार की एक और सरल परिभाषा है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। एक और सरल परिभाषा, मानवाधिकार ये न्यूनतम अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को
उसकी मानवता के आधार पर प्राप्त होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के उसके मानवता के आधार पर प्राप्त होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करते हैं। मानव अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की रक्षा करते हैं। मानवाधिकार की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है और मानवाधिकार की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है और विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत की गई है। साथ ही इन अधिकारों का उल्लंघन और इनके संरक्षण के उपाय भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके वर्गीकरण के प्रकार पढ़ाएंगे, तब ये आप लोग को नीचे वाला वर्गीकरण के प्रकार में बताएंगे। ठीक है, और काफी सरल इनकी परिभाषा कौन कौन क्या क्या बतलाएं वो भी आप लोग को बताते हैं। काफी सरल शब्दों बता रहे हैं। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, अब ये इनका परिभाषा बताते हैं। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, और ये इनका परिभाषा बताने जा रहे हैं। तो लास्की के अनुसार, ठीक है, लास्की क्या बताते हैं मानवाधिकार के बारे में? अधिकार सामाजिक जीवन के वे परिस्थितियां हैं, अधिकार सामाजिक जीवन के वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। कितने अच्छे बतलाए हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। स्टूडेंट, ये मानवाधिकार होता है। दूसरे भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री बतलाते हैं प्रिय स्टूडेंट कि अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत व व्यवस्था, नियम अथवा रीति है। देखिए, अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत व व्यवस्था, नियम अथवा रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक है और नैतिक कल्याण में सहायक होता है, वो मानव अधिकार है। टी.एच. ग्रीन के शब्दों में अधिकार वह शक्ति है जिनकी मांग केवल लोक कल्याण के लिए ही की जाती है और जिन्हें इसी उद्देश्य से मान्यता भी दी जाती है इन्हीं उद्देश्य से मान्यता भी दी जाती है। ये उनकी परिभाषा हुआ, आपका मानवाधिकार की परिभाषा, और आप लोग को काफी सरल शब्दों में बता रहे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग को बता रहे मानवाधिकार की विशेषता। ठीक है, आप लोग को ह्यूमन राइट का विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं ना, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ताकि आप लोग एग्जाम में काफी सरल शब्दों में लिख पाए। ठीक है, तो इनकी विशेषता, सबसे पहले इनकी विशेषता के बारे में बताते हैं। व्यवहारिकता। ठीक है, व्यवहारिकता क्या बोलता है? पहला पॉइंट, तो मानव अधिकारों की व्यवहारिकता से तात्पर्य है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं। देखिए क्या बोलता है, मानव अधिकार की व्यवहारिकता से तात्पर्य है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं तथा उन्हें व्यवहारिक तभी माना जाता है और व्यवहारिक तभी माना जा सकता है जबकि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर, इतना सुविधाएं प्रदान करे जिनमें वह अपना जीवन यापन कर सके। एक शब्दों में आप समझिए, व्यवहारिकता का मतलब होता है कि मानव को कम से कम कितना सुविधाएं प्रदान करे जिसमें वह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मानव अधिकार केवल कानून एवं नियमों तक सीमित ना रहकर उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाना ही मानव अधिकारों का वास्तविक को प्रदर्शित करता है। देखिए, आप बता सकते हैं कि इसे सीमित ना रहकर उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाना ही मानव अधिकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। सर्वोच्चता, मानव अधिकारों की सर्वोच्च इसलिए माना जाता है, मानव अधिकार को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्र द्वारा जनहित के आधार पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जाता
और मानव अधिकारों का इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकारों की संवैधानिक एवं कानूनी आधार पर संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या सर्वोच्चता आज मानव अधिकार की इतना महत्व हो गया है कि प्रत्येक देश के संवैधानिक एवं कानूनी आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, फिर स्टूडेंट प्रदान करने के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता है सार्वभौमिकता। ठीक है, सार्वभौमिकता के और काफी सरल शब्दों में बता रहे हैं। मैक्स फॉरलैंड के अनुसार मानव अधिकारों को सार्वभौमिकता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार सभी व्यक्तियों, सभी समयों पर तथा सभी स्थितियों में प्राप्त होते हैं। इसे सार्वभौमिकता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी समय, सभी व्यक्तियों और सभी स्थितियों में प्राप्त होती हैं। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत भी कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, और मानव अधिकार वे अधिकार और ऐसे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे अधिकार किसी एक विशेष राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते, और ये किसी एक राजनीतिक सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत, नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत। ठीक है, मानव अधिकार की अवधारणा की उत्पत्ति मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से संबंधित है। ठीक है, क्या बोला गया है? मानव अधिकारों की अवधारणा की व्यक्तित्व जो उत्पन्न होता है उनके स्वतंत्रता व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से संबंधित होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत माना जाता है कि व्यक्ति के पास सोचने समझने की पर्याप्त शक्ति होती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के पास सोचने, विचार करने, समझने की शक्ति होती है, अर्थात वह बौद्धिक प्राणी है। इस नैतिकता के कारण व्यक्ति स्वयं अपना भला बुरा सोचने एवं नैतिक स्वतंत्रता के रूप में उसे अपने कार्यों का निर्धारण और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्तित्वता का मतलब होता है कि वे उसके व्यक्तित्व को छूट दे दिया जाता है, वे अपने विचार को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बौद्धिकता ला सकते हैं, नैतिक विचार पर विचार विमर्श कर सकते हैं, और स्वतंत्रता के रूप में अपने कार्यों का निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियान्वयन योग। ठीक है, मान लीजिए अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकार से होता है, मानव अधिकार के तात्पर्य ऐसे अधिकार से होता है जो वास्तविक रूप से के क्रियान्वयन किए जाते हैं, क्रियान्वयन उनकी शुरुआत किया जाता है, अर्थात ऐसे अधिकार का कोई महत्व नहीं होता, परंतु मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेंसी द्वारा इनकी क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है। और बात करें तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेंसी द्वारा क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है। मानव अधिकार का विकास। ठीक है, मानव अधिकार का विकास कैसे हुआ? आखिर मानव अधिकार आया तो उनका विकास कैसे हुआ? इस परिप्रेक्ष्य में देखें, हम आप लोग को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, ताकि कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो आप लोग को छूटना नहीं चाहिए प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में विश्व में सोचने को विवश हो गया, और इस परिप्रेक्ष्य में विश्व सोचने को विवश हो गया, और उसी सोच का फल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार जैसी अवधारणा अस्तित्व में आई। इस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विश्व सोचने पे विवश हो गया, और उसी सोच का फल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार जैसी अवधारणा अस्तित्व में आई। मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आपके अंदर सारे टैलेंट भरा हुआ है, आप जहां भी खड़ा होते हो तो उस स्थान पे आसपास के लोग
आपके बातों को सुनकर आपको बोलते हैं ना कि इसके अंदर कितना टैलेंट है, सोचने पे आप विवश कर देते हो। और उसी का फल है कि आपका नाम लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता जा रहा है। उसी तरह यहाँ बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, आपका नाम हो रहा है। उसी तरह यहाँ बोला गया है कि मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसी अवधारणा अस्तित्व में आई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार की अवधारणा अस्तित्व में आई। उसी तरह आप कहीं अच्छे से अपना व्यक्तित्व, अपना परिचय देते हो तो आप उभर कर सामने आते हो। इसी बात का यहाँ दर्शाया गया है। यदि मनुष्य मनुष्य का यदि मनुष्य मनुष्य का न्याय बात करें, यदि मनुष्य मनुष्य का नैसर्गिक रूप से विकास होने देता तो शायद यह अवधारणा अस्तित्व में ही नहीं आती। अगर मानव को, एक आदमी है, अगर उसको शुरू से ही अगर वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाता तो ये आज सक्सेस नहीं होता। एक उदाहरण आप लोग को बताते हैं, जो चतरा का डीसी है ना, चतरा का डीसी है रमेश गोपाल, उनकी आप जीवनी उठाकर एक बार आवश्यक पढ़िएगा तो आपको पता चल जाए कि संघर्ष जो करता है वही निखर कर आता है। संघर्ष जो करता है वही निखर कर आता है। हर समय तो बोलबाला संघर्ष करने वालों का ही होता है। हर समय बोलबाला संघर्ष करने वालों का ही होता है। ये कहानी आपका चतरा डीसी का है, जो एक संघर्ष, उनकी जीवनी आप सुनिएगा ना तो आपके आंखों से आंसू निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ बोला गया है, अगर मनुष्य का न्यायसंगत रूप में विकास होने दिया तो शायद यह अवधारणा अस्तित्व में ही नहीं आती। अगर उसे विकास होने के लिए दिया जाता तो यह धारणा अस्तित्व में नहीं आती, क्योंकि वे काफ़ी संघर्ष से तोड़ मोड़ कर विकास किया, इसलिए उनकी अवधारणा चर्चा में आ रही, विकास किया। परंतु साम्राज्यवादियों ने इन अधिकारों की मांग को और बढ़ा दिया, और अधिकारियों ने मांग को और बढ़ा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होने के साथ साथ मानवाधिकार का हनन भी हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के समय बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति भंग होने के साथ साथ मानवाधिकारों की हनन हुई। प्रथम विश्व युद्ध था प्रिय स्टूडेंट, उसमें शांति भंग होने के साथ साथ मानवाधिकार को हनन हुआ। गोलियों से कई लोगों को छर्री कर दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध काफी भयानक स्थिति से गुजरा था और लगातार मानव के अधिकारों का हनन हो रहा था। इस तरह यह ब्रिटेन लोग, जितने भी अंग्रेज लोग थे, वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे और अंधाधुंध गोलियों के फायरिंग से लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और मौत के घाट उतार रहे थे। आप देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग में भी कई लोगों को मौत का घाट उतारा गया था। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और लगातार कई लोग कुएं में डूब रहे थे, कई लोग अपने जान बचाने के कुएं में जा रहे थे, उनकी भी मौत हो जा रही थी। ये अंधाधुंध गोलियां कब तक चलेगी, ये बात यहाँ दर्शाया गया है। इस बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हनन हुआ था। मानव अधिकारों के इस हनन को रोकने के लिए सर्वप्रथम शांति स्थापना लीग का गठन किया गया और इस अधिकारों को रोकने के लिए शांति स्थापना लीग का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की स्थापना का प्रथम दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र चार्टर को माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की स्थापना का प्रथम दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र चार्टर को माना जाता है, लेकिन मूल्य अधिकारों के रूप में इसका श्रेय 1215 में मैग्ना कार्टा को जाता है क्या, लेकिन मूल्य अधिकारों के रूप में इसका श्रेय 1215 में मैग्ना कार्टा को जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा को जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। ये सब लिखिएगा ना तो आपको मार्क्स देने वाले भी सोचेगा कि बंदे के अंदर काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी अच्छे से पढ़कर आया है और कितने शानदार तरीके से लिख रहा है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, हर एक जहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है वहाँ पे आप लोग
लोग को उस वातावरण, उस परिवेश, उससे को रिलेट करके पढ़ा रहे, ताकि आप लोग को ना किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग हो सके जितने अच्छे से पढ़ पाएँ, जितने अच्छे से एग्जाम में पढ़े, उतने अच्छे मार्क्स आएगा प्रिय स्टूडेंट। इसी क्रम में 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, और इसी क्रम में 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना एवं विवादों को हल करने के लिए ये बनी थी। और क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना एवं विवादों को हल करने के लिए बनी। इस संस्था की मौजूदगी के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, और इस संस्था के बावजूद दूसरे विश्व युद्ध लड़ा गया, और लगातार द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार मानव पर अत्याचार होते रहे। गोलियां चलाती गई, गोलियां से लोगों को भूनते गए, गोलियां धड़ाधड़ सीने में दाग दिया गया, और लगातार गोलियां से दागा गया, और लगातार मौत के घाट उतारा गया। इसमें गंभीर रूप से मानव अधिकारों का हनन हुआ। जब आपको बिना कहे पूछे को गोली मार देगा, आपको कोई तलवार से कत्ल कर देगा, तो वे आपके मानव अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? सो मुझे बतलाइए, ये मानव अधिकार का ये हनन के साथ साथ मानव अधिकार का दुरुपयोग भी हुआ एवं 8 अगस्त को क्रमशः, और बात करें तो 6 अगस्त और 8 अगस्त को आप जान सकते हैं उस दिन को याद कीजिए, जो 6 अगस्त और 8 अगस्त को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराकर 2 लाख से अधिक लोगों को कुछ ही मिनटों में मौत के घाट उतार दिया गया। क्या 6 अगस्त और 8 अगस्त को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराकर लाखों लोगों के कुछ ही मिनटों में मौत के घाट उतार दिया गया, और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। आज हम उदाहरण के तौर पर एक और घटना आपके साथ जिक्र करना चाहते हैं। वो भी तो मानव अधिकार का हनन था, जो झारखंड में 2019 में पुलवामा अटैक 14 फरवरी को हुआ था। वो भी तो मानव अधिकार का हनन था। आज जो अटैक हुआ था, वे 40 जवानों का शहादत हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो मानव अधिकार का हनन नहीं था। आज नक्सली लोग का इतना आतंकवादियों का दबदबा बढ़ चुका है कि हमारे सीआरपीएफ के जवान लगातार उसमें शहीद होते जा रहे हैं, एक दो। और सबसे खुशी की बात ये भी है कि हजारीबाग के रहने वाले कमरजीत सिंह बख्शी ने भी आपका अखून में आपके ये आप शहीद हो गए थे, और ये भी आप लोग को ये शहादत प्राप्त हो गए थे। ये बात मैं यहाँ आप लोगों को हम बताना चाहते 2 मिनट के लिए बताए थे, क्योंकि ये भी बात आप लोग को याद रखने वाला है। ठीक है, ये मानवाधिकार कैसे उल्लंघन किया जाता है। अगर आतंकवादी वे नहीं करते तो हमारे 40 जवान भी शहीद नहीं होते। इस बात को यहाँ से को रिलेट करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। 1945 में सैन्य फ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मानवाधिकार की रक्षा की बात उठाई गई थी, और 1945 में सैन्य फ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मानवाधिकार की रक्षा के लिए बात उठाई गई थी। इनमें कहा गया था कि विश्व में सभी देशों के नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान, गरिमा प्रदान की जानी चाहिए। सैन्य फ्रांसिस्को सम्मेलन में बात उठाई गई थी, लेकिन कहा गया था कि विश्व के सभी देशों के नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान, गरिमा प्रदान की जानी चाहिए। इन्हीं सब कोशिशों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना एवं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की नाम की संस्था की स्थापना हुई थी। इसी सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना एवं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1945। ये आपके लिए प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर दे। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, या कौन सा संगठन बना था? ठीक है, आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। 1946 में आपका
एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग गठित किया गया था। ठीक है, रूजवेल्ट की अध्यक्षता में आपका मानव अधिकार आयोग गठित किया गया था। 10 दिसंबर 1948 की मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 1948 की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के समय रूजवेल्ट ने कहा था, विश्व के अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं, जिन्हें विश्व व्यक्ति के परंपरागत अधिकारों के रूप में स्वीकार कर चुका है, और जिन्हें विश्व व्यक्ति के परंपरागत अधिकारों के रूप में स्वीकार कर चुका है, और उनके बिना कोई भी सम्मान एवं स्वतंत्रता के साथ नहीं रह सकता, और उनके बिना स्वतंत्रता के साथ नहीं रह सकता। सन 1950 में महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। कब? सन 1950 में एक महासभा प्रस्ताव पारित किया गया। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया, और 10 दिसंबर का दिवस हथियारों की बर्बादी के विरुद्ध शांति एवं सौहार्द की भावना का प्रतीक बना, और शांति के लिए सौहार्द की भावना का प्रतीक बना था। मानव अधिकारों की वर्गीकरण। ठीक है, ये देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग को काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक ही दिन में कंप्लीट कर दे। ठीक है, एक लेसन एक लेक्चर में समाप्त कर दे, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, वर्गीकरण आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद वर्गीकरण चल रहा है, देखते हैं कि कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, चाहते हैं कि आप लोग को जितने सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें। ठीक है, आप लोग को वर्गीकरण और प्रकार पढ़ा के प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, क्या आप लोग को वर्गीकरण और प्रकार पढ़ाकर आप लोग को उल्लंघन और दुरुपयोग बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मानव अधिकारों का वर्गीकरण लुईस वी मोहन के अनुसार मानव अधिकार को 3 प्रकारों या कोटियों में वर्गीकृत किया जाता है। बोला जाए तो मानव अधिकार का वर्गीकरण 4 भागों में भी किया जाता है, लेकिन देखिए कई ऐसे विचारक है जो 4 भागों में बोलते हैं, कई ऐसे विचारक है जो 3 भागों में बोलते हैं। तो मानव अधिकार की वर्गीकरण की विधि 4 भागों में। ठीक है, यहाँ 3 भी होगा, 4 भी होगा। ठीक है, आप लोग को जो इच्छा है वो लिखने का प्रयास कीजिए। तो प्रथम जो होगा अधिकार की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अधिकार के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, उसमें वर्गीकरण होगा, जो वर्गीकरण किया गया है उसमें प्रथम जो होगा आप लोग का अधिकार की प्रकृति के आधारों पर वर्गीकरण। तो उसमें पहला होगा राजनीतिक। ठीक है, पहला क्या होगा तो राजनीतिक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार। ठीक है, आप ये भी पॉइंट देख सकते हैं, प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को सम्मिलित विभिन्न अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार कहा जाता है। क्या बोला गया कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मिलित विभिन्न अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार परंपरागत है तथा लंबे समय तक ग्रीक नगर राज्य के समय से विकसित हुए हैं। ये अधिकार विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय संविधानों, सिविल एवं राजनीतिक प्रसंविदा पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, मानव अधिकारों पर, यूरोपियन अभिसमयों तथा अफ्रीका दस्तावेजों में सम्मिलित किए गए हैं। क्या बोला गया है तो बोला गया है कि जो आपका ये प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार है उसमें आप लोग को याद रखना है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मिलित विभिन्न अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार कहा जाता है। इस बात को यहाँ दर्शाया गया है। दूसरे पीढ़ी के मानव अधिकार तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मिलित विभिन्न अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के अधिकार कहा जाता है। क्या आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति में द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के पश्चात हुई। क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो हुई थी वे इनकी उत्पत्ति होने का कारण था नागरिक, राजनीतिक और नागरिक
राजनीतिक ठीक है, इसकी उत्पत्ति इनके अधिकार के पश्चात इन अधिकारों का प्रभावशाली बनाने के लिए हुआ, क्योंकि नागरिक अधिकारों का स्वयं में कोई विशेष अर्थ नहीं है। और क्योंकि नागरिक अधिकारों का स्वयं में कोई विशेष अर्थ नहीं है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, जब तक किसी व्यक्ति के पास सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार ना हो, जब तक किसी व्यक्ति के पास सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार ना हो, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों का समाहित किया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संविदा में सम्मिलित कर अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी का अधिकार कहा जाता है। यह आप लोग को याद रखना है, क्योंकि उन प्रति नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों के पश्चात हुई थी, यह बात याद रखना है, ठीक है। तृतीय पीढ़ी के मानव अधिकार, तो इसमें आत्मनिर्णय का अधिकार और विकास का अधिकार एवं शांति का अधिकार तृतीय कोटि से संबंधित अधिकार है। ये सभी अधिकार सभी अपने विकास काल में ही है, ठीक है। ये सब अधिकार अपने विकास काल में है। और एक सरल शब्दों में आप लोग को हम इसके वर्गीकरण के बारे में बताते हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, वर्गीकरण के प्रकार, ठीक है, ये देखिए आप लोग को वर्गीकरण के प्रकार भी देखिए काफी सरल शब्दों में बता रहे हैं, ठीक है। एक जगह नहीं समझ आएगा, दूसरी जगह तो आप लोग को समझ में आएगा प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। मानव अधिकारों के विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम पीढ़ी के अधिकार सिविल और राजनीतिक अधिकार, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी से संबंधित है। ये अधिकार स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी से संबंधित है। जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मतदान की अधिकार, ठीक है। कौन अधिकार, राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं, तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की अधिकार, मतदान का अधिकार। द्वितीय पीढ़ी के अधिकार में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये अधिकार व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक भलाई से संबंधित है। ये अधिकार सामाजिक आर्थिक भलाई से संबंधित है। जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सांस्कृतिक गतिविधियों में भागदारी की अधिकार, ठीक है। क्या, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी का अधिकार, यह आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका तृतीय पीढ़ी के अधिकार, सामूहिक अधिकार, ठीक है। ये अधिकार सामूहिक स्तर पर मानवता की भलाई से संबंधित है, जैसे कि विकास के अधिकार, शांति का अधिकार और पर्यावरण के अधिकार, ठीक है। ये आपके अधिकार हो गए प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को जो हम बता रहे हैं वो मानवाधिकार का प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में बताएंगे। तो मोटे तौर पर मानवाधिकार के 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। सिविल अधिकार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति। ये आप लोग को याद करना होगा, जब तक नहीं याद किया तब तक नहीं होने वाला है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग कोई पॉइंट तो याद करना। पहला सिविल अधिकार, सिविल और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय करार के अनुसार प्रमुख सिविल अधिकार निम्नलिखित है। तो सबसे पहले जीवन का अधिकार आर्टिकल 6 में है। आप लोग को आर्टिकल भी लिखना होगा, ठीक है। आर्टिकल लिखिएगा तो आप लोग कॉपी और सुंदर हो जाएगा प्रिय स्टूडेंट, नंबर बढ़ने की चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहला जीवन का अधिकार आर्टिकल 6 में, अनुच्छेद आप लोग को 6 में दिया हुआ है। यातना के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 7 में दिया हुआ है। क्या, आपका आर्टिकल 7 में दिया हुआ है यातना के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद दासता के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 8 में दिया हुआ है। दासता के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 8 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार 9 और 16 में दिया हुआ है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपका दिया हुआ है। विचार अंतरनात्मक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है, ठीक है। क्या, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है। यातना का विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 7 में, दासता का विरुद्ध अधिकार 8 में, ठीक है। आप लोग को ऐसे नहीं याद करते तो पहले जीवन 6 में दिया हुआ है। जीवन 6 मतलब जीवन, यातना मतलब 7, यात मतलब 7, ठीक है। दासता मतलब दास मतलब 8, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हैं। स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, विधि के समक्ष समानता। दूसरा है राजनीतिक अधिकार, ठीक है। इसमें परामर्श देने अर्थात राय रखने का अधिकार है। आर्टिकल अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें परामर्श देने अर्थात राय रखने का अधिकार अनुच्छेद 19 से। अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। शांतिपूर्ण समूह बनाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 22 में। मत देने और निर्वाचित होने वाले लोक सेवकों में चुने जाने का अधिकार अनुच्छेद 8 में दिया हुआ है। आर्थिक अधिकार,
आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय करार के अनुसार निम्नलिखित आर्थिक अधिकार प्रत्येक मानव को मुख्य रूप से प्राप्त है। ठीक है, पहला, किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार अनुच्छेद 5 में है। किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार आर्टिकल 5 में। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 6 में। न्यायपूर्ण कार्य दशा का अधिकार आपका आर्टिकल 6 में। श्रम एवं संघ बनाने का अधिकार आर्टिकल 25 में। संपत्ति का अधिकार 17 में। सामाजिक अधिकार उपयुक्त करार के अनुसार दिए गए सामाजिक अधिकार निम्नलिखित है। ठीक है, लिखित है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा एवं नियमों का अधिकार आर्टिकल 9 में। उचित जीवन का स्तर आर्टिकल 8 में। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 12। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 13 में। संस्कृत। ठीक है, आप लोग को ये आर्टिकल भी याद करना हो, कुछ कुछ आर्टिकल याद कर लीजिएगा, प्रकार लिखिएगा तो ठीक है। आप लोग को लिखना अति आवश्यक हो जाता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, जितना भी हम बताएं, जैसे आप लोग को हम जितना भी बताएं, इसका सिविल अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, जितना भी आप लोग को बताएं, ये सारे लिखना अति आवश्यक हो जाता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, सामाजिक अधिकार उपयुक्त दिए गए सामाजिक अधिकार निम्न है। ठीक है, हम सामाजिक सामाजिक सुरक्षा एवं नियमों का अधिकार ये आप लोग को बता चुके थे आर्टिकल 9 में। उचित जीवन स्तर का अधिकार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। उपयुक्त करारा के अनुसार प्रमुख निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित है। सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, वैज्ञानिक पद्धति के नाम पर लेने का अधिकार, वैज्ञानिक प्रगति का लाभ लेने का अधिकार। वैज्ञानिक का बात करें तो वैज्ञानिक कलनात्मक साहित्य की रचना और रचनाकार को उसका लाभ लेने का अधिकार आर्टिकल 15 में दिया गया है। ये इस तरह ये आपका लेसन समाप्त हो गया प्रिय स्टूडेंट। ये सिर्फ आपका बचा दूसरा पार्ट, दुरुपयोग, और आपका एक और क्या था इसमें, दुरुपयोग और उल्लंघन बचा। ये बचा दुरुपयोग और उल्लंघन। एक आपका वर्गीकरण और प्रकार, अर्थ, परिभाषा, प्रस्तावना, ये आप लोग को सारा बता दिए। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। बहुत जल्द आपका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।